अक्षय कुलकर्णी। आज मैं मोदी सरकार की कुछ समीक्षा करूंगा। एक आम नागरिक के तौर पर जो मेरा हक है मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष आज के समय बिल्कुल शून्य हो गया है और विपक्ष की कहीं भी कोई बड़ी भूमिका नहीं दिखती है। इसलिए मैंने ये सोचा या विचार किया कि कुछ जो मानक हैं, उस मानकों पर, उन स्टैंडर्ड्स पर क्या मोदी सरकार खरी उतरती है या नहीं उतरती है। तो किसी भी देश के लिए कुछ ज़रूरी मानक होते हैं, जैसे कि करप्शन, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कैसे चल रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी कैसी है, नेशनल सिक्योरिटी कैसी है, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स, साइंस और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये कुछ मानक हैं जिनके आधार पर किसी भी सरकार को जज किया जाता है कि वो सही दिशा में है या गलत दिशा में है। हालांकि मोदी सरकार ने कुछ अच्छे कदम भी उठाए हैं, कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं, लेकिन सख्त कदमों के बावजूद कहाँ वो बैकफुट पर आती है, और ज़्यादा बैकफुट पर है क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट में अगर 10 छक्के लगा दिए जाएं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 10 छक्कों की बदौलत ही कोई टीम जीतती है। उसमें सिंगल्स और डबल्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो ज़्यादा नहीं लिए हैं तो ये बहुत बड़े हार का कारण बन सकती है। इसलिए सिर्फ छक्कों पर ध्यान नहीं देना है, छक्के और चौकों पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि बाकी सारे मुद्दों पर मोदी सरकार क्या खरा उतरती है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं करप्शन की। करप्शन में आप देखें तो ये करप्शन को लेकर के इसने मोदी सरकार ने कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया है। जैसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इसने जारी किए थे 2017 में, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एक तरह से अगर देखा जाए तो किसी भी कंपनी के द्वारा जो किसी सरकार को फंड दिया जाता है उसको लीगल बनाता है, वैध बनाता है। जो कि पहले क्या होता था कि कोई भी अगर कंपनी किसी पार्टी को दान देती है या किसी भी तरह का डोनेशन देती है तो उस पर जांच कमेटी हो सकती थी, जांच की जा सकती थी कितना पैसा आपके पास कहाँ से आया। लेकिन अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जारी कर देने की वजह से न तो फॉरेन फंडिंग का पता चलेगा और ना ही भारत में किस कंपनी ने किसी पार्टी को कितना दान दिया है, इस बारे में कोई सही जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही साथ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में सीबीआई की बहुत बड़ी लड़ाई अभी कुछ दिन पहले देखने को मिली थी, 2016 के आसपास, जो कि सीबीआई के दो बड़े अधिकारी आमने सामने टकराव में आ गए। और जब सीबीआई जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में इस तरह का मामला आ सकता है तो क्यों नहीं आ सकता है। साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन था उसने पोलिंग डेट, जो चुनाव की तिथि होती है, वो हिमाचल प्रदेश के लिए अनाउंस कर दी, जबकि गुजरात के लिए अनाउंस नहीं की थी। ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने किया तो गुजरात के लिए क्यों नहीं किया गया, और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण भी नहीं बताया गया था। तो ये एक मुद्दा हो सकता है। उसके बाद पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, 70 साल के इतिहास में पहली बार 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस सामने आकर के ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो अखंडता है वो खतरे में है। ये बहुत बड़ी स्थिति थी किसी भी देश के लिए कि उसकी जो स्वतंत्र इकाइयां हैं वो खतरे में हों। उसके बाद लगातार आरबीआई के गवर्नर्स को चेंज करना, रघुराम जी राजन ने रिज़ाइन किया, फिर उनके बाद जो सक्सेसिव गवर्नर आए उन्होंने भी। तो ये और इसका मूल कारण ये था कि उनकी सरकार के साथ नहीं बन रही है। तो ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक गलत है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पर मुझे लगता है कि कोई भी आरबीआई का गवर्नर अगर सरकार के दबाव में इस्तीफा देता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा संकट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो करप्शन की ही बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट के जो सही आंकड़े हैं वो कभी भी ये सरकार सही खुल करके नहीं बताती है। जीडीपी के डेटा को मैनिपुलेट करती है और इंस्टीट्यूशंस को दबा के रखती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो रोहिणी सिंह, जो जिसने रॉबर्ट वाड्रा को 2011 में एक्सपोज किया था। रोहिणी सिंह जो मीडिया की एक जर्नलिस्ट थी, तो उन्होंने ही अमित शाह के बेटे जो हैं जय अमित शाह, उनको भी एक्सपोज किया, लेकिन उस चीज़ को नहीं तवज्जो दिया गया जो तवज्जो रॉबर्ट वाड्रा के समय में दिया गया था। साथ ही साथ ये भी कह दें कि बीजेपी के सत्ता में आने का जो बहुत मूल कारण था वो ये था कि उन्होंने कहा कि हम रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालेंगे। 2G स्कैम उनका बहुत बड़ा मुद्दा था, जबकि 2G स्कैम में ए राजा और उनके सभी सहयोगियों को क्लीन चिट मिल गई, पहली बड़ी बात है, और ये बीजेपी के शासनकाल में हुआ है।
और दूसरी चीज़, उमा भारती ने चुनाव के पहले 2014-15 के आसपास, 14 में के पहले, चुनाव के पहले कहा था कि हम रॉबर्ट वाड्रा, हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो रॉबर्ट वाड्रा जो है वो 6 महीने के अंदर जेल में होंगे। पर अमित शाह ने बाद में TV9 भारतवर्ष को दिए एक इंटरव्यू में अपने बयान को बदल दिया और उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम बदलेंगे, हम रॉबर्ट वाड्रा को अरेस्ट करेंगे। हमने ये कहा कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रॉबर्ट वाड्रा एक बहुत ही बड़े भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट बिजनेसमैन है। तो ये कहीं ना कहीं द्वंद्व खड़ा करता है कि एक तरफ आप उनको, रॉबर्ट वाड्रा को भ्रष्ट भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनको कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। साथ ही साथ करप्शन की बात करें तो बैंक फ्रॉड जो किया था जिन लोगों ने, उसकी एक लिस्ट रघुराम जी राजन ने 2018 में दिया था सरकार को, मोदी सरकार को, पर इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करप्शन को लेकर के आती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फॉरेन पॉलिसी की, तो फॉरेन पॉलिसी में मोदी सरकार, कुछ अच्छा भी, अच्छे पहलू भी है, कुछ बुरे पहलू भी है। करीबन इन 5-6 सालों के अंदर 55 देशों की यात्रा की, जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अच्छी बात है। जापान के साथ संबंध बेहतर हुए, वियतनाम के साथ मजबूत हुए, चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के कहीं ना कहीं टक्कर तो बोलना उचित नहीं होगा, पर हाँ उसके स्तर तक पहुंचने की कोशिश की गई। और इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि OIC में इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर भी बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो हमारे सीधे पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, पाकिस्तान तो खैर उनसे तो हमारा संबंध कभी अच्छा रहा ही नहीं है, हमेशा डिप्लोमेटिक रहता है, इनसे भी संबंध बिगड़ गए हैं। जैसे कि जब नेपाल का संविधान बन रहा था, संविधान की वहाँ चर्चा हो रही थी, तो उसमें भारत का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहना, मोदी सरकार का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहना उन्हें पसंद नहीं आया और नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ हो गया, पहली बात। उसके बाद मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडियन के जो वर्क वीज़ा हैं उन्होंने कैंसिल कर दिए, उन्होंने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। आखिर क्या बहुत बड़ी वजह थी, ये सरकार ने डिस्क्लोज नहीं किया, पर इसका रीज़न आप चाहें तो पता कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। श्रीलंका का जो है वो डिपेंडेंस चाइना पर बढ़ा, इंडिया से उसके कॉर्डियल रिलेशंस जो है उसमें खटास आ रही है धीरे धीरे। पाकिस्तान की जहाँ तक बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ या किसी भी वो जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी पॉलिसी नहीं आई, इतने बड़े बड़े उन्होंने कांड किए, हमेशा सीज फायर का उल्लंघन किया, बट फिर भी उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अभी तक नहीं आई है कि भाई उनके साथ ऐसा स्ट्रेटेजिक कोई भी प्लानिंग नहीं आई है। और इसमें एक और बात बोलूँगा कि एक बार मोदी सरकार का बहुत पहले एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान हमला करता है तो आप ओबामा क्यों करते हो, बट मोर और लेस ओबामा करने की बात नहीं थी। आज मोदी भी वही कर रहे हैं। जब चाइना हमला कर रहा है या पाकिस्तान की तरफ से दो तरफा मार उनकर आ रही है तो वो रशिया कर रहे हैं, ट्रम्प कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट अ बिग डील। खैर वो मोदी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद यूएस के और फॉरेन पॉलिसी में एक और बात आती है कि आप सुपर पावर्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है। इसमें यूएस की बात करें तो यूएस के साथ अभी तक कोई भी बायलैटरल पॉलिसी साइन नहीं हुई है, किसी भी तरह का कोई बायलैटरल रिलेशन नहीं रहा है द्विपक्षीय कि हम आपको ट्रेड में ये मदद करेंगे, आप हमारी ये मदद करें, किसी भी तरह का। रशिया की बात करें तो रशिया से हमारे रिश्ते ख़राब हुए हैं। डिफेंस के मामले की अलग बात है, क्योंकि रशिया का रिश्ता पाकिस्तान से थोड़ा क्लोज आ रहा है। तो अब जहाँ क्लोज आ रहा है तो भाई इंडिया, जब पाकिस्तान से क्लोज आ रहा है तो इसका मतलब है कि इंडिया से कहीं ना कहीं कॉर्डियल रिलेशंस में खटास आ रही है, या ये अभी एक अनोनिमस है, ये एक अटकलबाजी है, इस पर एक सही गलत का फैसला नहीं लिया जा सकता। उसके बाद हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी की, तो नेशनल सिक्योरिटी में 2014 में निर्मला सीतारमन ने 2018 के इंटरव्यू में कहा था कि 2014 के बाद कोई भी मेजर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। अब भाई ऐसी बात है तो गुरदासपुर, पठानकोट, पुलवामा, उरी, ये सब क्या हैं। उसके बाद इंडियन टेरिटरी के अंदर, खैर इंडियन टेरिटरी के अंदर ये बात सही है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि 2011 के बाद से, 2010-11 के बाद से कोई भी मेजर अटैक हमारे भारत देश के अंदर नहीं हुआ है। तो ये कहना कि सिर्फ 2014 के बाद नहीं हुआ है, ये गलत होगा।
11-10 के बाद से नहीं हुआ है। उसके बाद है कि नॉर्थ ईस्ट, हाँ एक इनकी अच्छी एक बात ये है कि इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जो सिविलियन और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो कमे हैं, बहुत कम हुआ है, उसमें डेथ्स कम हुई हैं, कैजुअलिटीज़ कम हुई हैं। लेकिन कश्मीर में जो है वो सिचुएशन बद से बदतर हुए हैं। उसके बाद यूथ रेडिकलाइजेशन जो होता है वो काफ़ी बढ़ा है, कश्मीर में भी बढ़ा है, नॉर्थ ईस्ट में भी बढ़ा है, सिक्किम में बढ़ा है, सॉरी सिक्किम बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के नेफा में बढ़ा है। सो दीज आर द थिंग्स। और इनकी एक बहुत बड़ी बात है कि ये आर्मी के की हुई चीज़ों को अपना क्रेडिट देते हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी करती है, किसी भी तरह का जो इंटरनल स्ट्राइक है वो आर्मी करती है, तो उसको अपना स्ट्रेंथ ना बताएं। हाँ ये ज़रूर है कि आपने वो चीज़ें आप आर्मी के साथ खड़े हैं। आर्मी के साथ खड़े रहने का मतलब ये नहीं कि आप आर्मी की चीज़ की हुई चीज़ का अपना क्रेडिट बता करके जनता को डाटा से मैनिपुलेट करें, ये गलत बात है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी में ठीक है, कई जगहों पे अच्छा भी है। फॉरेन पॉलिसी तो डिस्कस कर लिया मैंने। अभी हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सुधार इन्होंने किया है। 2025 तक 2.5% का जो हम लोग का जीडीपी है वो हेल्थ के लिए रखा जाएगा। हालांकि आयुष्मान योजना की बात करें तो इसे लॉन्च तो बड़ा जोर शोर से किया गया था, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, बट इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि हम 10 करोड़ लोगों को 5-5 लाख रुपए का फ़ायदा देंगे, ठीक है। उसके हिसाब से इनका बजट 50,000 करोड़ का बनता है, बट इन्होंने जो इसके लिए बजट दिया बजट में वो सिर्फ 2,000 करोड़ का था। कहाँ 50,000 करोड़ और कहाँ 2,000 करोड़, 48,000 करोड़ का ये जो डिफरेंस है ये आप कैसे पूरा करेंगे। सो उसके बाद मिशन इंद्रधनुष था, वो अब तो कहीं ऑब्सोलेट हो रहा है धीरे धीरे। तो और हालांकि हेल्थ सेक्टर में कुछ सुधार हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो बहुत बुरा हाल है एजुकेशन में भाई। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने 26% बजट जो है अपना एजुकेशन के लिए किया था। वहीं मोदी सरकार की बात करें तो ओनली 3.5%, 3.5% इन्होंने अपने बजट का एजुकेशन को दिया। 10 सालों का सबसे कम बजट जो है मोदी सरकार ने एजुकेशन पर खर्च किया है। वहाँ उसकी जगह पर उन्होंने स्किल इंडिया लॉन्च किया, जो कि बहुत ही फेल्ड प्रोजेक्ट रहा है। कहीं पर सक्सेसफुल है बट मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग पार्टनर्स जो उनके हैं वो बहुत ही बुरे हाल में हैं। और सबसे एजुकेशन में बात यह है कि इनका जो भी कार्यकाल रहा है उसमें स्कैम्स एजुकेशन में बहुत सारे हुए हैं। सीबीएसई के पेपर लीक हो गए 10th 12th में। 2018 में एसएससी का जो है बहुत बड़ा स्कैम सामने आया, और सबसे बड़ी बात इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई अभी तक इसमें सुनवाई नहीं हुई। और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो AIPMT के एग्ज़ाम्स होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया था, मतलब रद्द कर दिया था कि हाँ भाई ये सही बात है। उसके बाद आते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। तो लॉ एंड ऑर्डर पर जो ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स है उसमें सिक्योरिटी जस्टिस राइट्स 2017 में 67 पायदान पर था भारत, जो कि घट करके अब मतलब सेकेंड लास्ट पहुंच गया है ये। अब 67 से 68 एक और घसक गया है। टोटल 69 कंट्रीज इसमें है ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में, GI या GII में। तो उसका वजह यह है कि मॉब लिंचिंग बहुत बड़ी है, भीड़ जिसको चाहती है मार देती है बिना किसी सबूत के। हो सकता है कल आप और हम लपेटे में आ जाए। व्हाट्सएप के जो है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। व्हाट्सएप का जो भी शेयरिंग होती है उसमें कुछ भी अनाप शनाप शेयर हो जाता है, आज भी हो रहा है। उस पर कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने साइबर कंट्रोल नहीं किया है। उसके बाद है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बहुत सारा र्यूमर उड़ता है और इस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। इसकी और जजेस की अपॉइंटमेंट में इन्होंने डिले किया, जजेस की अपॉइंटमेंट को टाइम पे नहीं किया। और नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि इंसान कितना दिन तक जीता है, ग्रॉस इनकम कितनी कमाई हुई, और एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है। इसमें HDI जो है वो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं US UK साउथ अमेरिका, ये सारे लोग HDI को यूज़ करते हैं अपने कंट्री की इम्प्रूवमेंट को जानने के लिए कि भाई कितना इम्प्रूव हुआ है, कितनी बुरी स्थिति हुई है। तो इसमें ठीक है, अच्छी कोई बहुत इसमें ये नहीं है, बट इसमें एक चीज़ जो डेवलप हुई है वो क्रोनी कैपिटलाइजेशन डेवलप हुई है। इसका मतलब ये होता है कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। HDI की बात करें तो अभी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत है। 1% लोग जो हैं भारत के वो 70% जो भारत का कुल पैसा है उसको कंट्रोल करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 1% के हाथ में 70% इकोनॉमी, मतलब जो 30% है उसमें बाकी के 124 करोड़ लोग जो हैं वो उसमें चल रहे हैं भाई, 124 करोड़ लोग। ये बहुत बड़ी है और इसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं लगाया मोदी सरकार ने।
उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें, हाँ एक और इसमें जो एचडीआई में आया था कि रिलायंस जियो इंस्टीट्यूशन को सरकार ने एमिनेंस का स्टेटस दे दिया। भाई विशिष्ट है ये बहुत, जो कि अभी तक बनी भी नहीं है। ये क्या मतलब हुआ भाई, आपने रिलायंस जियो को दे दिया और अभी तक इसका कोई स्टेटस भी नहीं बना है। आईएम, हाँ एक बात है, इन्होंने आईआईटीज़ को डेवलप किया है, आईआईएम्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स को बनाया है, और भी कई सारे काम ऐसे किए। तो थोड़ा थोड़ा बहुत बुरी स्थिति मैं नहीं बोलूँगा, हाँ एफर्ट्स लगाए हैं, बट वो एफर्ट नहीं लगाया जो पॉसिबल था, जो इसके पहले की गवर्नमेंट्स ने लगाया है। और इसके पहले गवर्नमेंट्स, अब आप ये मत कहने लगना कि भाई आप कांग्रेस के पक्षधर हो। कांग्रेस और बीजेपी से मुझे क्या लेना देना है, मुझे बस भाई अपने देश से लेना देना है। देश आगे बढ़ रहा है पीछे जा रहा है ये देखना है। उसके बाद साइंस की बात करें तो हाँ ये बात है, साइंस में इन्होंने इसरो की मदद की है। इसरो का जो बजट होता था उसमें 50% की ग्रोथ की है, जो पहले होता था उसमें से 50% बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से इंटी सैटेलाइट मिशंस, उसके बाद वो जो इंडियन भारत की जो वो बनी है जीपीएस प्रणाली, जो भारतीय जीपीएस प्रणाली है नाविक, उसको लॉन्च किया। हालांकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्होंने 0.7% अपने बजट का दिया है, जो कि बहुत ही कम है बाकी देशों की अपेक्षा। जापान जो है वो अपनी 30% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है, इंडिया 0.7% कहाँ है, ये सोचने की बात है। उसके बाद उनके बयान भी बड़े अजीब अजीब आते हैं। कुछ मिनिस्टर कहते हैं कि गाय जो है वो ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। अब ये कहाँ तक इसको हम डेवलपमेंट का हिस्सा माने, ये अलग अलग बातें हैं। सबसे लास्ट में है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईपीआई जिसको बोलते हैं, जिसमें कि भारत जो है वो तीसरी सबसे